हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने इम्यून सिस्टम के नॉर्मल कंडीशन देखी, हाइपर सेंसिटिविटी और उसका ओवर रिएक्शन समझा। लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करता है, लेकिन कभी कभी प्रॉपर रिएक्ट ही नहीं करता। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बॉडी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, इसी कंडीशन को बोलते हैं इम्यूनोडिफिशियंसी। और जब इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ को फ़ौरन समझकर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक में इम्यूनिटी कम है और दूसरे में इम्यूनिटी गलत डायरेक्शन में चले जाती है। तो चलिए अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब है इम्यून सिस्टम के किसी कंपोनेंट में डिफेक्ट होना। ये डिफेक्ट बी सेल में भी हो सकता है और टी सेल में भी, फैगोसाइट्स में भी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी, या फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स में भी हो सकता है। रिजल्ट हर केस में सेम होता है, रिपीटेड और सीवियर इन्फेक्शन। इम्यूनोडिफिशियंसी के दो टाइप्स होते हैं। प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी जो कि जेनेटिक होती है, मतलब बर्थ से प्रेजेंट होती है, और सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी ये लाइफ के बाद में डेवलप होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एड्स, जो CSI नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं SCID से, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ये सबसे सीवियर और प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी है। इसमें तो नाम ही सब बता देता है। कंबाइंड का मतलब है बी सेल, टी सेल और कभी कभी तो NK सेल्स भी अफेक्टेड होती हैं, जिसके रिजल्ट से पेशेंट के पास अडेप्टिव इम्यूनिटी ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है और बचपन से ही बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने लगते हैं। इसलिए SCID को इम्यूनोलॉजी का मेडिकल इमरजेंसी किट भी बोला जाता है। बात करें इसके कॉजेज़ की, तो इसमें सबसे फेमस कॉज है ADA डिफिशियंसी, एडिनोसाइन डीअमीनेज। ये एक एंजाइम होता है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स लिम्फोसाइट्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और लिम्फोसाइट्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके रिजल्ट में सीवियर इम्यूनोडिफिशियंसी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है RAG1 और RAG2 का म्यूटेशन। याद है, ये वही एंजाइम है जो बी सेल और टी सेल डेवलपमेंट में पड़े थे। ये VD से रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं। अगर RAG एब्सेंट होगा तो एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, जिसके रिजल्ट से SCID होगा। अब बात करते हैं दूसरी डिसीज़ की, डाई जॉर्ज सिंड्रोम। इमेजिन करो थाइमस ही डेवलप ना हो तो टी सेल मैच्योर कहाँ होगी। यही है डाई जॉर्ज सिंड्रोम। यहाँ पर क्रोमोसोम 21q11 के डिलीशन की वजह से थाइमस एब्सेंट होता है, जिसके रिजल्ट से सीवियर टी सेल डिफिशियंसी हो जाती है और पेशेंट वायरल और फंगल इन्फेक्शन के लिए हाईली सस्पेक्टेबल हो जाता है। ये सिंड्रोम हार्ट डिफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ पर, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका कॉज है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और ये वायरस रेट्रोवायरस फैमिली का एक मेंबर है। HIV वायरस की एंट्री के लिए वायरस सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं GP120। ये स्पेसिफिकली जाकर बाइंड करते हैं CD4 रिसेप्टर से। इसलिए HIV मेनली CD4 हेल्पर टी सेल्स को ही अफेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ CD4 ही नहीं, वायरस को को रिसेप्टर भी चाहिए होता है। अर्ली इन्फेक्शन में CCR5 और लेट स्टेज में CXCR4। एंट्री के बाद में HIV अपना RNA रिलीज करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को बाइंड करके DNA में कन्वर्ट करती है। ये वायरल DNA होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है। फिर नए वायरस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होने लगते हैं। जैसे जैसे CD4 कम होती है, वैसे वैसे पूरा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कोलैप्स होने लगता है और पेशेंट्स में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर। नॉर्मली इम्यून सिस्टम को सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंस पता होता है, और ये डिफरेंस थाइमस और बोन मैरो में सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये टॉलरेंस ब्रेक हो जाता है, जिसके रिजल्ट में इम्यून सिस्टम अपने ही प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी या टी सेल बनाना स्टार्ट कर देती है। इसी कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है फेल्यूर ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस, मतलब नेगेटिव सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं होता और सेल्फ रिएक्टिव सेल्स सर्वाइव कर जाती है। दूसरा रीज़न है फेल्यूर ऑफ पेरिफेरल टॉलरेंस, Treg सेल्स प्रॉपरली सप्रेस नहीं कर पाती। एंड थर्ड इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री। कभी कभी पैथोजन का एंटीजन और बॉडी के प्रोटीन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स
पैथोजन के साथ साथ सेल्फ टिश्यू को भी अटैक कर देता है और ये मैकेनिज्म तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसीज़ है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। ये मेनली जॉइंट्स के ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है। TH17 सेल्स और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं और ग्रेजुअली कार्टिलेज और बोन डैमेज होने लगती है। उसके बाद आती है टाइप 1 डायबिटीज़। यहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल था। फिर हमने देखा था ग्रेव्स डिसीज़, वो भी ऑटो इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था। एक ही डिसीज़ और इतने सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ हो रहा है, तो सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट डिसीजेज है। इसलिए इन डिसीज़ को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी तक हमने देखा कि इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से कैसे फाइट करता है, लेकिन बॉडी में बिना डिसीज़ करे इम्यूनिटी भी दी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। वैक्सीन का पर्पस डिसीज़ को ट्रीट करना नहीं होता, वैक्सीन इम्यून सिस्टम को पहले से ही ट्रेन कर देती है, यानी असली पैथोजन आने से पहले ही बॉडी उसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल और टी सेल बना देती है। इससे जब रियल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी बहुत फास्ट और पावरफुल रिस्पॉन्स देती है, और यही है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल। वैक्सीनेशन समझने से पहले हम इसके दो टाइप समझ लेते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बनाती है, और ये नेचुरली भी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन के बाद में या आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन के बाद में। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रोटेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। पैसिव इम्यूनिटी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, उससे होती है, और यहाँ पर इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। जैसे मदर से फीटस में IgG हुआ या ब्रेस्ट मिल्क से IgA हुआ। एक आइडियल वैक्सीन के लिए सबसे पहले तो वो वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, दूसरा डिसीज़ कॉज नहीं करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करना चाहिए, मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स बनानी चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड इजी टू स्टोरेज होनी चाहिए। इसी के मैकेनिज्म के बेसिस पर वैक्सीन्स को कुछ टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला आता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें पैथोजन जिंदा होता है, लेकिन उसकी वैल्यूएंस बहुत कम कर दी जाती है। बॉडी में ये लिमिटेड रेप्लिकेशन करता है, इससे नेचुरल इन्फेक्शन जैसा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, और सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों एक्टिवेट होती है, और प्रोटेक्शन भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है ओरल पोलियो वैक्सीन। सेकेंड टाइप है किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें पैथोजन कम्प्लीटली डेड होता है, रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा सेफ होती है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स भी बहुत वीक होता है। इसमें बूस्टर डोज की भी ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल रेबीज़ वैक्सीन या हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। थर्ड आती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। कभी डिसीज़ बैक्टीरिया से नहीं, उसके टॉक्सिन से भी होती है, इसलिए इनका यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल है टिटेनस और डिप्थेरिया। यहाँ टॉक्सिन को केमिकली इनएक्टिव बना दिया जाता है, इसी इनएक्टिव टॉक्सिन को टॉक्सॉइड बोलते हैं, और ये बॉडी में अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, और फ्यूचर में रियल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करवाने में भी हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल है टिटेनस का टॉक्सॉइड और डिप्थेरिया का भी टॉक्सॉइड। नेक्स्ट वैक्सीन का टाइप है सब यूनिट वैक्सीन। कभी कभी पूरा पैथोजन देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट एंटीजन ही काफ़ी होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सब यूनिट वैक्सीन। ये बहुत सेफ होती है। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन HBsAg। नेक्स्ट वैक्सीन आती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से एंटीजन प्रोड्यूस किया जाता है, और ये भी सब यूनिट वैक्सीन का ही मॉडर्न वर्जन है। इसका एग्जाम्पल भी हेपेटाइटिस बी ही है। फिर आती है कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। कुछ बैक्टीरिया के कैप्सूल पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, और चिल्ड्रंस में पॉलीसैकेराइड एंटीजन को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जिसके लिए पॉलीसैकेराइड को प्रोटीन के साथ में अटैच कर दिया जाता है, और यही है कॉन्जुगेट वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसके बाद आती है mRNA वैक्सीन। ये मॉडर्न वैक्सीन टेक्नोलॉजी से बनती है। बॉडी को डायरेक्टली एंटीजन नहीं दिया जाता, सिर्फ उस एंटीजन का mRNA दिया जाता है, और ये mRNA सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाता है। बॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है। mRNA न्यूक्लियस में इंटर नहीं करता, इसलिए जीनोम में भी कोई चेंज नहीं आता है, और इसका फेमस एग्जाम्पल है कोविड-19 की वैक्सीन। नेक्स्ट इज वायरल वेक्टर वैक्सीन। यहाँ हार्मलेस वायरस करियर की तरह काम करता है। ये डिज़ायर्ड जीन बॉडी सेल्स तक पहुँचाता है, और सेल एंटीजन प्रोड्यूस करती है।
इसका एग्जाम्पल है स्पुतनिक 5। अब बात करते हैं एडजुवेंट्स की। कभी कभी एंटीजन अकेला स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए वैक्सीन में कुछ कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करते हैं, इन्हें ही एडजुवेंट्स बोला जाता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, एलम। मेमोरी सेल्स ग्रेजुअली कम हो सकती है, इसलिए कुछ वैक्सीन्स में बूस्टर डोज दिया जाता है। बूस्टर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है और ये रिस्पॉन्स बहुत फास्ट और स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही इसमें हाई एंटीबॉडी टाइटर भी होता है। अगर किसी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स वैक्सीनेटेड हो तो पैथोजन का ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इवन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये टॉपिक तो यहीं एंड होता है और आज की क्लास को भी यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। तब तक आप इन सारे इम्यूनोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस लगाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।